Welcome back to another video tutorial from BioSyncro. Today I will discuss in briefly about stone acetylation and methylation. कि स्टोन का एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन कैसे होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टोन एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ये जो सेंटेंस लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। तो एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ एक वर्ड है स्टोन, किसका केमिकल मॉडिफिकेशन, वो केमिकल मॉडिफिकेशन किसका होगा ना, स्टोन का होगा। और कैसे होगा ना, बाय द एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। तो सपोज ये स्टोन है, तो सबसे पहले हम लोग स्टोन को समझते हैं कि स्टोन क्या होता है। स्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जो कि रिच होता है किससे ना, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड से। मतलब आर्जिनिन और लाइसिन जो अमीनो एसिड है उस मोस्ट अबंडेंट होता है स्टोन में, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये स्टोन हम लोग जानते हैं कि 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स होता है, दैट इज H2A, H2B, S3 एंड स्टोन 4। तो इसमें क्या होता है, स्टोन में सबसे ज्यादा रिच कौन होता है, कौन सा अमीनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। इज आर्जिनिन, तो जो भी केमिकल का मॉडिफिकेशन होना होता है स्टोन में वो किस पे होगा, ये आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू में। तो सबसे ज्यादा जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है वो होता है आपका S3 H4 में। H2A H2 में भी B में भी होता है, लेकिन उसमें रेयर होता है। सबसे ज्यादा होता है S3 एंड H4 में। तो ये स्टोन है, तो स्टोन में क्या होता है ना कि डीएनए रैप किया हो रहा है। कैसे, जैसे कि ये स्टोन है, इसके ऊपर डीएनए रैप किया हो रहेगा। क्यों ना, कैसे कि हम लोग अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें क्या दिखता है कि जो डीएनए है दैट इज 30 नैनोमीटर फाइबर का होता है। और इसको फर्दर हम लोग अगर और हाई लेवल पे देखें तो क्या दिखता है, देयर इज बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल होता है। तो ये बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल यही है। इसमें बीट्स का काम कर रहा है कौन, स्टोन, और स्ट्रिंग का काम कर रहा है कौन, डीएनए। दैट इज ये हो गया आपका स्ट्रिंग जो डीएनए है, और ये हो गया स्टोन आपका बीट्स। ये हो गया आपका बीट्स एंड स्ट्रिंग मॉडल। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इट इज न्यूक्लियोसोम। अब हम लोग समझते हैं कि एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होता कैसे। सपोज कि यहाँ पे एक जीन है, सपोज एक यहाँ पे जीन है, जिसका हम लोग को जिसका रेगुलेशन होना है या फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना है। तो सपोज ये जीन है, तो ये क्या है, स्टोन पे रैप किया हुआ है। तो ये अगर जीन है, इसका हम लोग को रेगुलेशन करना है या रेगुलेटरी करना है, तो ये जीन जैसे कि स्टोन में रैप किया हुआ है, तो एक जगह छुपा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है इस पे तो बाइंड नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये कहीं पे भी छुपा हुआ है, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है कि वो एक्सपोज नहीं हो पाता है। जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता और उसको फर्दर एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज इसके बाइंड करे, इसके लिए क्या करना होगा कि जो डीएनए रैप किया हुआ है स्टोन पे, इसको सबसे पहले ओपन करना होगा, खोलना होगा। तो वो खोलने के लिए क्या होता है ना कि जो एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसिटाइलेशन क्या करता है ना, जो स्टोन का, जैसे कि स्टोन एक प्रोटीन है, उसका 2 टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल इन, एक होगा आपका एन टर्मिनल इन, एक एन टर्मिनल इन। तो जो भी एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन होता है वो हमेशा सी टर्मिनल एंड ऑफ प्रोटीन होता है, दैट इज स्टोन। सी टर्मिनल एंड में होता है आपका एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन। और सी टर्मिनल में भी किसके, दैट इज आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू का। तो इस जीन को अगर हमको रेगुलेशन करना है, दैट इज इससे हमको
आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना है, तो हमको सबसे पहले डीएनए को ओपन करना होगा। तो ये ओपन करने के लिए क्या करता है ना, कुछ एंजाइम्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एंजाइम क्या करता है ना, ये जो हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके जो सी टर्मिनल एंड है, उसके आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू पे वो क्या करता है ना, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देता है। जैसे ही एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, ये डीएनए ये जो आपका हिस्टोन से बाइंडेड रहता है वो फिर ओपन फॉर्म हो जाता है। दैट इज एसिटाइलेशन में क्या होगा ना, ये क्या किया ना, अनरैप किया किसको, डीएनए को। दैट इज अनरैप डीएनए। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज हैड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज नाम में है ट्रांसफर ग्रुप। इसमें क्या करेगा कि एसिटाइल ग्रुप को ये ट्रांसफर करेगा किसके, सी टर्मिनल एंड ऑफ हिस्टोन। फिर एक सडन टाइम आएगा कि हमको जो प्रोटीन इससे जो रेगुलेशन हुआ, उससे जो प्रोटीन बना, उस प्रोटीन का हम लोग को नीड नहीं है। तो वो प्रोटीन का जब नीड नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो जीन जो एक्सपोज हुआ पड़ा है इसको फिर से कवर अप कर रहा होगा ताकि आरएनए पॉलीमरेज वहां से डिटेक्ट हो जाए और ये एट इनिशियल स्टेज पे आ जाए। तो ये इनिशियल स्टेज पे आ जाए, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, फिर यहाँ पे क्या होता है ना, मिथाइलेशन होता है और सॉरी डीएसिटाइलेशन होता है। दैट इज डीएसिटाइलेशन। मतलब ये जो एसिटाइल ग्रुप इसमें बाइंड किया था हिस्टोन के सी टर्मिनल एंड पे, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू पे, वहां पे क्या करेगा ना, एसिटाइल ग्रुप जो बाइंड किया था उसको ये डीएसिटाइलेशन के थ्रू एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेज, वो क्या करेगा ना, ये एसिटाइल ग्रुप को वहां से रिमूव कर देगा। दैट इज डीएसिटाइलेशन। ये क्या करेगा ना, डीएनए को फिर क्लोज फॉर्म में ला देगा। दैट इज क्लोज फॉर्म ऑफ डीएनए। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डीएनए को फिर से रैप करने में, किस पे, हिस्टोन पे, तो वो आपका HDAC। इट इज हिस्टोन डीएसिटाइलेज। हिस्टोन डीएसिटाइलेज। तो कोई भी जीन का रेगुलेशन हो ताकि उससे एमआरएनए से प्रोटीन बने, तो इस सारे चीज में ये कौन, एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज एसिटाइलेशन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ये क्या करता है ना, डीएनए को अनरैप करता है किससे, हिस्टोन से, ताकि वो जीन एक्सपोज हो जाए और उसका रेगुलेशन हो सके। और डीएसिटाइलेशन क्या करता है कि जो एसिटाइल ग्रुप बाइंड किया था किसके, हिस्टोन के सी टर्मिनल एंड पे ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू पे, वो क्या करेगा, हिस्टोन डीएसिटाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा ना, उससे आपका एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देगा और फिर डीएनए को हिस्टोन जैसा था एज यूजुअल, एज इनिशियल जैसा था वैसा फिर से रैप कर देगा और आपका वो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट मिथाइलेशन। ये हो गया आपका सारा एसिटाइलेशन का। तो एसिटाइलेशन में क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन में एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हिस्टोन है, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन होता है और वो रीच होता है किससे ना, वो रीच होता है आपका आर्जिनिन से और लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू से, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोट्स। उसके बाद ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोन होता है, दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो H2A, H2B, H3, H4 है, इसमें जो एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो होता है वो आपका H3 एंड H4 में। अब जैसे कि एसिटाइलेशन करता है जब डीएनए को रैप किया हुआ रहता है, जीन को एक्सपोज करना है तो एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन कौन सा एंजाइम कराता है, वो एंजाइम कराता है आपका हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज। और डीएसिटाइलेशन क्या करता है, वो जो एसिटाइल ग्रुप बाइंड किया था सी टर्मिनल एंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, उसको वहां से रिमूव कर देगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम के थ्रू, और फिर से उसको डीएनए को रैप करके प्रोटीन जो बन रहा था ड्यू टू एसिटाइलेशन वो फिर आपका बंद हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिटाइलेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिथाइलेशन के बारे में। दैट इज मिथाइलेशन कि मिथाइलेशन कैसे होता है, मिथाइलेशन क्यों होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिथाइलेशन के बारे में कि मिथाइलेशन कैसे होता है और क्यों, कहाँ होता है। तो हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो मिथाइलेशन को बहुत सारे बुक में डिस्क्राइब किया गया कि मिथाइलेशन एक जीन को एक्टिवेट भी कर सकता है और इनएक्टिवेट भी कर सकता है। जैसे कि एसिटाइलेशन में क्या हो रहा था कि स्टोन एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन में एसिटाइलेशन प्रोसेस क्या कर रहा था ना कि जो जीन था उसको एक्टिवेट कर रहा था ताकि उससे आरएनए बने, फिर उससे प्रोटीन बने। लेकिन डी एसिटाइलेशन क्या कर रहा था कि आपका जो भी प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन बनने से रुक जाए, इसके लिए वो फिर से वो जीन को इनएक्टिवेट कर रहा था। लेकिन इन केस ऑफ मिथाइलेशन ये जीन को एक्टिवेट भी कर सकता है और इनएक्टिवेट भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे और किस पॉइंट पे मिथाइलेशन हो रहा है। तो सपोज इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले अगर, तो सपोज एक माउस है और उसका जो हिस्टोन 3 है, और ये हिस्टोन 3 जो मिथाइलेशन के केस में हिस्टोन 3 होता है, ये हॉटस्पॉट रीजन होता है फॉर द मिथाइलेशन। दैट इज हॉटस्पॉट रीजन फॉर द एसिटाइलेशन का केस में क्या था, वो H3H4 दोनों था, लेकिन मिथाइलेशन के केस में H3 जो हिस्टोन 3 होता है वो हॉटस्पॉट रीजन होता है फॉर द मिथाइलेशन। तो सपोज H3 में H3 जैसे हिस्टोन 3 है, इसमें सबसे ज्यादा अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन होता है, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो लाइसिन का जैसे कि और भी बहुत सारे रेसिड्यूज है, सपोज एक लाइसिन का L1 रेसिड्यू है एंड L9 रेसिड्यू है, सपोज सॉरी L3 रेसिड्यू है एंड L9 रेसिड्यू है। तो अगर L3 रेसिड्यू पे मिथाइलेशन होता है तो क्या करेगा ना, जीन को एक्टिवेट करेगा। लेकिन वही अगर लाइसिन 9 रेसिड्यू पे मिथाइलेशन हो तो वो जीन को इनएक्टिवेट करेगा। जैसे कि L3 पे हो तो वो जीन को एक्टिवेट करेगा और L9 पे हो तो जीन को इनएक्टिवेट करेगा। इस पे समझ में क्या अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि सेम हिस्टोन है, सेम एमिनो एसिड है, लेकिन पॉइंट जो है जहां पे मिथाइलेशन हो रहा है वहां पे माइनर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है ना कि एक जीन को एक्टिवेट कर रहा है एक जगह मिथाइलेशन होने के कारण, और एक जगह मिथाइलेशन होने के कारण वो जीन इनएक्टिवेट हो रहा है। अब इसका सेकंड एग्जांपल लेके हम लोग देखें, दैट इज अबाउट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, दैट इज एक्स इनएक्टिवेशन एक्टिवेशन। इसको हम लोग डोसेज कंपनसेशन भी बोलते हैं, दैट इज डोसेज कंपनसेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। वो इनएक्टिवेट कैसे होता है, ड्यू टू मिथाइलेशन। तो सपोज एक एक्स क्रोमोसोम है, सपोज एक जायगोट है, और जायगोट में जैसे कि एक फादर से स्पर्म आया, वो भी एक्स क्रोमोसोम को लेके आया, तो गैमेट एक एक्स क्रोमोसोम को लेके आया, तो जब वो गैमेट दोनों फ्यूज होकर जायगोट बना तो वहाँ 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो सेल को जैसे कि लगता है कि एक एक्स क्रोमोसोम का जरूरत नहीं है, तो वह क्या करते हैं ना, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और दैट इज इसको इनएक्टिवेट कर देता है। ये इनएक्टिवेशन कैसे होता है ना, ड्यू टू मिथाइलेशन, दैट इज ड्यू टू मिथाइलेशन। तो ये एग्जांपल है आपका कि मिथाइलेशन आपका क्या कर रहा है, यहाँ इनहिबिटरी रोल प्ले कर रहा है कि मिथाइलेशन के कारण यहाँ जो जीन इनएक्टिवेट हो रहा है। वहीं माउस के केस में जो H3 में था वह क्या कर रहा था, L3 पे वो जीन को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन एक्स इनएक्टिवेशन दैट इज डोसेज कंपनसेशन केस में ये ड्यू टू मिथाइलेशन एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो रहा है, दैट इज एक जीन का इनएक्टिवेशन हो रहा है। तो मिथाइलेशन है बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ जीन एक्टिवेशन एज वेल एज जीन इनएक्टिवेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।